अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक और प्रैक्टिकल करवाने जा रही हूँ और वो है फ़ोटो सेल। ये जो प्रैक्टिकल है ये सेकेंड ईयर पोर्शन में से आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका ऑपरेटिव्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये इस तरह का एक बॉक्स होगा और इसके ऊपर फ़ोटो सेल मेंशन होगा, ना भी हो तो आप पहचान सकते हैं उसको। इसमें एक एमीटर बॉक्स के बाहर जो वो लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये एक माइक्रो एमीटर है। माइक्रो 10⁻⁻6 उसकी वैल्यू होती है। फिर एक वायर है जो इस बॉक्स में से निकल रही है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जब बॉक्स को खोले तो ये उसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ होता है और इसी बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बेसिकली ऑन होने के लिए। और इस बॉक्स के अंदर जो है वो बिल्कुल किनारे पर एक फ़ोटो सेल मौजूद है और ये लाइट के लिए सेंसिटिव है। जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो करंट जो है वो निकलता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसके बाद इस सेटअप के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर एक स्केल है। अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम इस स्केल के ज़रिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल बेसिकली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की एक एप्लीकेशन है जो सेकेंड ईयर में हमने एज ए टॉपिक भी पढ़ा हुआ है कि लाइट जो है उसकी वेव नेचर तो होती ही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल ये साबित करेगा कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। जो लाइट की इंटेंसिटी है जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इस बल्ब को इस हुक के ज़रिए, जैसे जैसे आगे लेकर जाएंगे तो वहाँ किनारे पे जो फ़ोटो सेल लगा हुआ है उसके ऊपर लाइट की शिद्दत बढ़ेगी, जिसकी वजह से लाइट से निकलने वाले जो फ़ोटॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। और आपको पता है कि अगर कोई फ़ोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहा है तो यकीनन ये उसका एक पार्टिकल बिहेवियर है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़ोटो सेल को प्रोवाइड कर दी गई है और जिसकी वजह से ये जो बल्ब है वो ऑन हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो इसके ऊपर हुक लगा हुआ है ये स्लाइडेबल है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। और हमने दो चीज़ें नोट करनी है। एक तो ये कि जहाँ पर हमने इसको रखा हुआ है वहाँ इसकी लेंथ क्या है। लेंथ आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि ये जो आपके पास हुक है एग्जैक्टली इसकी सीध में जो भी आपके पास स्केल पर वैल्यू होगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। ना तो इस किनारे से लेंथ नोट करनी है और ना ही दूसरे किनारे से, बल्कि एग्जैक्टली इस सेंटर पे जहाँ हुक है उसको बिल्कुल उसकी सीध में जो भी आपको वैल्यू नज़र आ रही है लेंथ की, वो वैल्यू आप नोट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है वो है इस एम मीटर की रीडिंग। और हम ये देख सकते हैं कि पहले वो ज़ीरो पर था और अभी जैसे मैंने स्विच ऑन किया है तो यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया है और यहाँ पर 5 लाइन्स के बाद 50 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक लाइन जो है वो 10 माइक्रो एम्पेयर को शो कर रही है। तो हम करंट भी नोट करेंगे। अब मैंने इस स्लाइडर से मूव करवा कर बल्ब को थोड़ा सा आगे मूव करवाया है और आप देख सकते हैं कि अब ये 70 सेंटीमीटर की लेंथ पर है। इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो भी अब थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है। पहले वो सेकंड लाइन पे था और अब वो थर्ड लाइन पे जा चुका है। अब इसको 50 सेंटीमीटर की लेंथ पर लेकर आई हूँ और ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली बल्ब जो है उस फोटो सेल के पास पास जाता जा रहा है। तो इसका मतलब है इस लाइट की इंटेंसिटी जो है उस फोटो सेल के ऊपर वक्त के साथ साथ बढ़ रही है और करंट की वैल्यू अब मज़ीद 50 के बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 4.5 जो है, 4.5 तो नहीं कह सकते इसको, 45, ये 45 माइक्रो एम्पेयर है करंट। अब ये बल्ब जो है वो 30 से थोड़ा पीछे है, तो इस पर अगर हम देखें इसकी इंटेंसिटी तो ये 100 पर चला गया और जब ये बहुत क्लोज आ गया 15 सेंटीमीटर की लेंथ पर तो यहाँ करंट भी देख सकते हैं कि 250 पर चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। इस टेबल पर मैंने रफ सी जो है वो वैल्यूज़ नोट कर ली हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में जो है वो डी लिखा हुआ है। डिफरेंट जो लेंथ है 90 सेंटीमीटर, 70 और वक्त के साथ साथ जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। सेकंड में हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट्स की वैल्यू आ गई है वो लिया। थर्ड पे जो आपके पास डी आ रहा था उसका स्क्वायर ले लेना है और मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है ताकि वैल्यू जो है वो थोड़ी बेहतर आ जाए। और फिर उसके बाद लास्ट वाले में इसी डी स्क्वायर का जो है वो उसको 1 से डिवाइड कर दिए उन वैल्यूज़ को। तो ये आपके पास एक टेबल रेडी हो गया और अभी इस टेबल को यूज़ करके एक ग्राफ बनाएंगे। ये मैंने उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके एक ग्राफ बनाया। इस पर अगर देख सकें तो जो एक्स एक्सिस है उस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है जो कि डिस्टेंस है जिसको हम खुद चेंज कर रहे थे, 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और जो आपके पास करंट है वो वाई एक्सिस पे ले लेना है क्योंकि वो तब्दील हो रहा है डिस्टेंस के चेंज होने से। यूनिट उसका साथ मेंशन कर देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ग्राफ वाली वीडियो में आपको बताई हुई थी कि ग्राफ कैसे बनाने होते हैं कि साइड पर आप उसका स्केल लिखेंगे। जैसे एक्स एक्सिस में 1 बिग डिवीजन जो है
वो 0.1 की है तो वो लिख देनी है और फिर स्मॉल डिवीजन इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, यानी हर एक छोटे बॉक्स की वैल्यू 0.01। इसी तरह वाई एक्सेस पर जो बिग डिवीजन है वो 50 का है और जो स्मॉल डिवीजन होगा उसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 5 जो है वो आपके पास एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी वाई एक्सेस पर। अब जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं वो लीनियर नहीं थे, जबकि हमें पता है कि एक चीज़ अंडरस्टूड है या फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, वो ये कि इन दोनों का आई का और 1/d² का डायरेक्ट रिलेशन है। तो मतलब कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। मैं ये बात नहीं कह रही कि डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से करंट इंक्रीज़ होगा, ये बात हो रही है कि 1/d² जो है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो लीनियर नहीं थे, लेकिन लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए और इस तरीके से ड्रॉ करें कि जो पॉइंट्स साथ नहीं दे रहे उस लाइन का, उस लाइन से थोड़ा डेविएट कर रहे हैं, वो इस तरह से हों कि एक उस लाइन के ऊपर आ रहा हो और एक उस लाइन के नीचे जा रहा हो, यानी एक एवरेज सी लाइन आप लोगों ने ले लेनी है। तो ये आपको लाइन जो है वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी। इसके बाद अगर वो ग्राफ निकालने का, इस ग्राफ का स्लोप कहते हैं, तो कोई से भी दो पॉइंट्स का स्लोप भी लिया जा सकता है। वो इस तरीके से कि कोई से भी जो आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटीज़ हैं उनका चेंज डिवाइडेड बाय कोई सी भी दो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटीज़ हैं उनका चेंज, यानी वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी ऊपर रखनी है और जो एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटीज़ हैं वो नीचे रखनी है।